नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज द न्यूज 15 के साथ। आप मेरे पीछे देख रहे हो एक बैनर पे क्या लिखा हुआ है? बिहार के पटना में बनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी का मंदिर। आप इस बैनर में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये ऑफिस के बाहर लगा हुआ है। मैं भी वहीं मौजूद हूँ। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि भारत का गौरव और सांस्कृतिक संस्कृति के प्रतीक होगा। मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो हैं, उनका अब पटना जिले में मंदिर बनेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी मौजूदगी अभी बीजेपी के कार्यालय के आवास के बाहर है। आप यहां देख सकते हैं कि जो ये मंदिर है ये पटना के गोलंबर के साइड में बनेगा। माननीय सदस्य विकास कल्याण बोर्ड ने ये भी बात बोला है कि मतलब जो है डॉक्टर राजन सिंह ट्रांजेक्शन, उन्होंने ये बयान दिया कि अब मोदी जी का मंदिर पटना में बनेगा। मतलब अब मोदी जी की मंदिर की पूजा होगी। आइए मैं अंदर चलता हूँ और एक भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे इस मंदिर को लेके कि आखिर वो बात क्या बोलना चाहते हैं। एक बैनर लगा हुआ है बाहर में, जो मतलब मोदी जी का मंदिर बनाने का, उस पे आप क्या बोलेगा सर? किसी की इच्छा है तो वो अपनी इच्छा पूर्ति करे। जो बैनर लगा हुआ है कि मोदी जी का मंदिर पटना में बनेगा, अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति माननीय मोदी जी में अपने आराध्य को देख रहा हो तो ठीक है, उनकी इच्छा है। एक भक्त और आराध्य के बीच की बात है, अच्छी बात है। अगर किसी की इच्छा है तो बनाए। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब मनेर के जो विधायक हैं वो और उनके पार्टी में कुछ भगदड़ मच गई है। मतलब आपस में कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो अपने पार्टी से बहुत को निष्कासित करने का प्रयास में है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक डूबता जहाज है, इसलिए कि उस टीम के जो कप्तान हैं वही बार बार पिच छोड़ के भाग जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में नेता विपक्ष है और राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े चेहरा है। लालू प्रसाद यादव जी तो अब एक्टिव राजनीति में रहे नहीं। तेजस्वी यादव कप्तान होने के बाद, नेता विपक्ष होने के बाद, बांकीपुर के चुनाव में उनके कार्यकर्ता सड़कों की धूल फांक रहे थे और ये बिहार की गर्मी से बचने के लिए यूरोप का टूर कर रहे थे, एल्प्स का पानी पीने गए थे। जब ऐसा व्यक्ति आपका नेतृत्व करेगा तो आपका तो पतन एकदम आवश्यक है, एकदम अवश्यंभावी है, होना ही होना है। राष्ट्रीय जनता दल तो डूबता जहाज है और जब जहाज डूबता है तो लोग भागते ही भागते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर बात किसी व्यक्ति की है तो बेहतर होगा आप उनसे सवाल पूछें। सर एक क्वेश्चन है, बांकीपुर चुनाव जो हुआ था सर, उसमें जैसे कि बीजेपी के जो नेता थे नितिन नवीन जी, बहुत बहुत ऐसे आरोप लग रहे थे कि मनोज तिवारी को बुलाया गया, पवन सिंह को बुलाया गया। मतलब प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था कि जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके ऊपर साथ साथ अपराध लगाए हुए हैं। वो हमेशा ये बयान दे रहे हैं सर। प्रशांत किशोर अब एक जिम्मेदारी के पद पे आ गए हैं। वो माननीय विधायक होने जा रहे हैं, हो ही गए हैं, जीत गए हैं, उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया है तो माननीय विधायक हो गए हैं। अब मैं उनसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि अब ये राजनीतिक 420 छोड़ें। किसी के ऊपर आरोप मात्र लगने से वो अपराधी हो जाता है, तो प्रशांत किशोर के ऊपर तो 8-8 जघन्य एफआईआर में नाम है, 8 एफआईआर में नाम है, जघन्य अपराध के एफआईआर में। तो फिर प्रशांत किशोर को किस श्रेणी का अपराधी बताया जाए? 1995 के जिस केस की बात करते हैं प्रशांत किशोर, उस केस में माननीय सम्राट चौधरी जी के परिवार के 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था, 22 लोगों को, और सुप्रीम कोर्ट से हर व्यक्ति आरोप मुक्त हुआ। यही नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उस समय की तत्कालीन सरकार यानी लालू प्रसाद यादव की सरकार पर जुर्माना लगाया कि राजनीति से प्रेरित होकर के पूरे परिवार को का नाम एक एफआईआर में दे दिया गया था, जिसके कारण परिवार की अमानत में खयानत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जिस चीज पे आ चुका है उस चीज पे बार बार बात करना, ये तो राजनीतिक 420 ही है। और अगर मात्र आरोपी होने से कोई अपराधी हो जाता है तो प्रशांत किशोर तो बड़े अपराधी हुए ना, 8-8 एफआईआर में नाम है। खुद ही बता दें उनको किस श्रेणी का अपराधी बताया जाए, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, किस श्रेणी के अपराधी है प्रशांत किशोर, बताएं। सर जैसे कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ सर, पेपर लिख लिख के, अभी झारखंड में
पेपर लीक के प्रोटेस्ट हो रहा है। आज भी आप देख रहे हैं सर कि बैरिकेड तोड़ दिया गया, बहुत कुछ तोड़ दिया गया। आज सांसद को वहां पे घेरने का पूरा प्रयास किया गया सर, और वहां पे इंडिया गठबंधन का सरकार है। लेकिन अभी तक कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जंतर मंतर पर उन्होंने बहुत ऐसे बयान दिए थे बीजेपी के बारे में। ये सवाल तो बेहतर होगा आप राहुल गांधी के लोगों से पूछें। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट हुए, ये हमारे युवाओं के अंदर जो बात थी उसको सामने लाने का एक तरीका था। हमें इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। हमारे युवाओं का जो प्रतिशोध था वो प्रोटेस्ट की तरह सामने आया। हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, हमें उनसे डायलॉग करना चाहिए, और हमने किया। हमारी पार्टी न सिर्फ ये बात कह रही है, अपितु हमने ऐसा किया। माननीय प्रधानमंत्री ने रात के 12 बजे विभिन्न माध्यमों से युवाओं से बातचीत की, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, फेसबुक हो। भारत के कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये सब हमने किया। ये सब हमारे अपने लोग हैं। इनकी बात जहां आए तो उस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं युवाओं के मसले पे कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, पर एक बात जो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नीट का पेपर लीक अगर एक जघन्य अपराध है, एक बहुत बड़ा पाप है, तो झारखंड में भी कोई पेपर लीक हो रहा है, वो भी अपराध है, वो भी पाप है। केरल में अगर कोई पेपर लीक हो रहा है तो वो भी अपराध है, वो भी पाप है। कर्नाटका में अगर कोई पेपर लीक हो रहा है तो वो भी अपराध और पाप है। अगर नीट के पेपर लीक को लेकर के आपकी चिंता है तो इन सब पे भी चिंता होनी चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति ये नहीं चलेगा। सर जैसे बंगाल जीत लिया आपने, यूपी जीत लिया आपने, बंगाल जीत लिया, बिहार जीत लिया, अब यूपी का क्या है सीन सर? जीतेंगे। बंगाल जीता, बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, यूपी की देवतुल्य जनता भी आशीर्वाद देगी हमें। सीता मैया का जब हमें आशीर्वाद मिल गया तो भगवान राम का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद सर।